नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो हिंदी हम बोलते हैं वो सीधे संस्कृत से नहीं बल्कि जनता की ज़बान से आई है। संस्कृत नहीं, प्राकृत नहीं, बल्कि अपभ्रंश और अवहट्ट की पगडंडियों से होकर हमारी पुरानी हिंदी बनी है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम समझेंगे विषय अपभ्रंश, अवहट्ट सहित और पुरानी हिंदी का संबंध। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टडी विद पूजा रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त। आज का टॉपिक थोड़ा सा अकेडमिक है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम इसे बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे। और मैं हूं आपका साथी। आज तो लग रहा है हम भाषाओं की टाइम मशीन में बैठने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हम जानेंगे कि अपभ्रंश और अवहट्ट होते हुए पुरानी हिंदी कैसे बनी। लेकिन उससे पहले एक बेसिक सवाल। भाषा एकदम से बनती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा धीरे धीरे पीढ़ियों में बदलती है और भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 3 चरणों में हुआ है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। दूसरा, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। शाबाश, अब पहला चरण समझते हैं। इस चरण में आती हैं वैदिक संस्कृत, जिसे हम छांदस भी कहते हैं, और लौकिक संस्कृत। इनका समय माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, लेकिन क्या यही संस्कृत आम लोग बोलते थे? यहीं पर ट्विस्ट है। संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं थी, ये यज्ञों, मंत्रों, शास्त्रों और विद्वानों की भाषा थी। तो फिर जनता किस भाषा में बात करती थी? यहीं से एंट्री होती है मध्य भारतीय आर्य भाषाओं की। इनमें 3 नाम बहुत जरूरी हैं: पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और इनका पहला ठोस प्रमाण? सम्राट अशोक के शिलालेख, यानी पत्थरों पर लिखी हुई जनता की आवाज। मतलब ये साफ हो गया कि आम आदमी की भाषा संस्कृत नहीं थी। बिल्कुल, जन सामान्य की भाषा प्राकृत थी। लेकिन पूजा, प्राकृत का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। प्राकृत का अर्थ है सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राकृत बराबर प्राक प्लस कृत, यानी पहली बनी हुई सहज भाषा। तो क्या संस्कृत बाद में बनी? कई विद्वान ऐसा ही मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत नैसर्गिक भाषा थी और संस्कृत उसका संस्कार करके बनाई गई भाषा। इसीलिए ग्रियर्सन ने इसे प्राइमरी प्राकृत कहा। लेकिन सब विद्वान एकमत नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। हेमचंद्र कहते हैं, प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तद आगतम वा प्राकृतम, यानी संस्कृत से जो भाषा निकली वो प्राकृत है। वाह, मतलब भाषा पर भी विद्वानों की बहस चलती रही है। और यही बहस भाषा को जिंदा रखती है। अभी तक तो ये साफ हो गया कि प्राकृत जनता की भाषा थी। लेकिन क्या इसका कोई व्याकरण भी था या बस ऐसे ही बोली जाती थी? बहुत अच्छा सवाल। लोग सोचते हैं कि जनभाषा मतलब बिना नियम की भाषा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में प्राकृत भाषाओं का बहुत व्यवस्थित वर्णन किया है। अरे, नाट्यशास्त्र में भी भाषा? हाँ, क्योंकि नाटक में राजा संस्कृत बोलता है और सामान्य पात्र प्राकृत। भरत मुनि ने जिन प्राकृतों का उल्लेख किया उनमें प्रमुख हैं मागधी, प्राच्या, अवंतिजा, शौरसेनी, अर्धमागधी, वालिका, दक्षिणात्या। मतलब भाषा भी पात्रों की सामाजिक स्थिति बताती थी। बिल्कुल, भाषा केवल संवाद नहीं, समाज का आईना होती है। लेकिन क्या किसी ने प्राकृत का व्याकरण भी लिखा? हाँ, और वो काम किया आचार्य वररुचि ने। उनका ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। इसमें किन प्राकृतों का जिक्र है? वररुचि ने 4 प्रमुख प्राकृतें बताईं: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी, शौरसेनी। तो यही सब प्राकृत थी। महान आचार्य हेमचंद्र वररुचि से एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने इन 4 के अलावा और भी नाम जोड़े: चूलिका, पैशाचिका, आर्ब अर्धमागधी और सबसे जरूरी अपभ्रंश। ओह, मतलब अपभ्रंश भी प्राकृत परंपरा की ही कड़ी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन प्राकृत में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही लिखे गए थे क्या? नहीं, ये एक आम भ्रम है। प्राकृत में धार्मिक साहित्य तो है ही, लेकिन साथ में ललित साहित्य, नाटक, कथा साहित्य, चरित काव्य सब कुछ मिलता है। कोई उदाहरण? जरूर। प्राकृत के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं सेतुबंध, प्रवरसेन, गौड़वहो, वाक्पतिराज, कुमारपाल चरित, हेमचंद्र, लीलावह, कौतूहल, पौमचर्य, विमलसूरी, सुरसुंदरीचर्य, धनेश्वरसूरी, वसुदेव हिंडी, संघदास गणी। और वो प्रसिद्ध गाथा संग्रह? हाँ,
गाथा सतसई। ये श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य है, जिसमें 700 गाथाएं हैं। इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं हाल सातवाहन। इतनी सारी प्राकृतें, इनका समय कैसे तय किया गया? भाषाविदों ने प्राकृत को 3 कालों में बांटा है। प्रथम प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, पाली और अभिलेखी प्राकृत। द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, धार्मिक और साहित्यिक प्राकृतें। तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, अपभ्रंश और अवहट। यानी अब हम सीधे उस दौर में आ गए जहां से हिंदी जन्म लेती है। बिल्कुल, अब अगला हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी है।